सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती थी। न बिजली, न बल्ब और न ही कोई टेक्नोलॉजीज, सिर्फ घना अंधेरा। और उस अंधेरे को मिटाने के लिए इंसान हर साल हजारों व्हेल को मार रहा था, सिर्फ रोशनी हासिल करने के लिए। आज हम जिस उजाले में जी रहे हैं, वो हमेशा से इतना आसान नहीं था। तेल और पेट्रोलियम की खोज से पहले इंसान के पास ऊर्जा के बहुत ही सीमित साधन थे। दिन में तो सूरज की रोशनी मदद कर देती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती, दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। रात में रोशनी के लिए लोग लकड़ी जलाते, कोयले की आग का सहारा लेते या जानवरों की चर्बी से बने दिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये तरीके न तो सस्ते थे और न ही ज्यादा देर तक चलने वाले। फिर आया एक ऐसा ईंधन जिसने उस दौर में रोशनी की परिभाषा बदल दी। ये ईंधन था व्हेल ऑयल। 17वीं से 19वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप और अमेरिका में यही सबसे कीमती ईंधन बन गया। लोग विशाल समुद्रों में जाते व्हेल का शिकार करते और उनके शरीर से तेल निकालते। इसी तेल से घरों के दिए जलते और शहरों की गलियां रोशन होती थीं। लेकिन इस उजाले की कीमत बहुत खतरनाक थी। हर साल हजारों व्हेल मारी जाती थी। उनकी संख्या तेजी से घटने लगी और यह साफ हो गया कि यह तरीका ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। और उससे भी बड़ी बात, यह रोशनी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित थी। आम लोग अब भी अंधेरे में जीने को मजबूर थे। 19वीं सदी के बीच आते आते हालात बदलने लगे। रोशनी की मांग बढ़ती जा रही थी, लेकिन व्हेल ऑयल अब बेहद महंगा और दुर्लभ हो चुका था। अब इंसान को जरूरत थी एक ऐसे नए ऊर्जा स्रोत की जो सस्ता हो, हर जगह मिले और लंबे समय तक चले। और यही तलाश इंसान को लेकर पहुंची एक ऐसी खोज तक जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। ये खोज थी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम युग की। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तेल कोई नई चीज नहीं था। हजारों साल पहले भी इंसान जमीन से निकलने वाले काले चिपचिपे पदार्थ, प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल करता था। इससे घर मजबूत बनाए जाते, दीवारों को टिकाऊ बनाया जाता और नावों को पानी से बचाया जाता। मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में लोग इस कच्चे तेल का इस्तेमाल दवाइयों, मसालों और आग जलाने के लिए भी करते थे। अजरबैजान जैसी जगहों पर तो लोग सदियों से जमीन की ऊपरी सतह से ही तेल निकालते आ रहे थे। लेकिन यह सब बहुत छोटे स्तर पर होता था। असली क्रांति आना अभी बाकी थी और अगला कदम इंसान को ले जाने वाला था उस दौर में जहां से शुरू हुई आधुनिक दुनिया की असली कहानी। सन 1846 में कनाडा के वैज्ञानिक अब्राहम गेसनर ने एक ऐसी खोज की जिसने इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले केरोसिन तैयार किया, जो कोयले और कच्चे तेल से बनाया गया था। और देखते ही देखते ये एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला रोशनी का साधन बन गया। इस खोज की वजह से इंसानों को पहली बार व्हेल ऑयल पर पूरी तरह निर्भर रहने से राहत मिली। अब रोशनी के लिए तिमियों का शिकार करना उतना जरूरी नहीं रह गया था। लेकिन असली क्रांति 1859 में आई, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला सफल ऑयल वेल ड्रिल किया गया। इससे पहले लोग सिर्फ वही तेल इकट्ठा करते थे जो अपने आप जमीन की सतह पर निकल आता था। लेकिन इस बार इंसान ने मशीनों की मदद से जमीन के अंदर छिपे तेल को निकालना सीख लिया। ये एक छोटा कदम था जिसने आगे चलकर आधुनिक ऑयल इंडस्ट्री की नींव रख दी। शुरुआती दौर में इस तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केरोसिन बनाने के लिए किया जाता था, जिसका उपयोग लालटेन और दियों में रोशनी करने के लिए होता था। फिर समय बदला और दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे रोशनी के लिए केरोसिन की जरूरत कम होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये एक ऐसा दौर था जहां से अब एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव आया। और ये बदलाव था मोटर इंजन और गाड़ियों के आविष्कार का, जिसके बाद तेल की मांग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई। अब तेल सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि ये मशीनों की ताकत बन चुका था। कारों, जहाजों और यहां तक कि हवाई जहाजों के लिए भी तेल सबसे जरूरी ईंधन बन गया। ड्रिलिंग तकनीक के आने के बाद अमेरिका में ऑयल रश की शुरुआत हुई, जहां हर कोई इस काले सोने की तलाश में पागल हो उठा और अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। कुछ ही समय में हालात तेजी से बदल गए। हर तरफ नए नए ऑयल वेल खोदे जाने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों कुएं तैयार हो गए, नए शहर बसने लगे और तेल दौलत और ताकत का प्रतीक बन गया। ये तेल की दीवानगी ज्यादा समय तक एक जगह सीमित नहीं रही। जल्द ही ये लहर रूस, वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट तक फैल गई, जहां जमीन के नीचे छिपे थे तेल के विशाल भंडार। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते तेल सिर्फ एक साधारण ईंधन नहीं रहा, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की लाइफलाइन बन चुका था। काला तेल, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा, जितना ज्यादा किसी देश के पास होता, उतनी ही उसकी ताकत और समृद्धि बढ़ती। तेल की मांग और उसकी कीमत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
हर महीने सैकड़ों नए कुएं खोदे जाने लगे। कुछ बड़ी ऊर्जा कंपनियां तो इतनी तेजी से काम करती हैं कि हफ्तों के भीतर ही नए ऑयल वेल तैयार कर देती हैं। लेकिन इन कुओं से तेल निकालना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, लंबा समय और भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। दरअसल कच्चा तेल धरती की गहराइयों में करीब 1.5 से 4 किलोमीटर नीचे करोड़ों साल पुरानी कठोर चट्टानों के बीच फंसा रहता है। इस गहराई तक पहुंचने के लिए जो ड्रिलिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उनकी ताकत बेहद जबरदस्त होती है। ये मशीनें जमीन को छेदते हुए धीरे धीरे नीचे उतरती जाती हैं, चट्टानों को तोड़ते हुए अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी। इतनी गहराई पर तापमान और दबाव दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में जरा सी चूक भी एक भयानक विस्फोट का कारण बन सकती है। तेल निकालने में लगे कर्मी हर पल अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। एक छोटी सी गलती पूरी टीम के लिए भारी पड़ सकती है। और जब आखिरकार तेल मिल जाता है तो असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है, नियंत्रण और संतुलन की चुनौती। शुरुआत में जब जमीन के भीतर दबाव बहुत अधिक होता है तो कच्चा तेल खुद ही तेजी से फटकर ऊपर की ओर निकलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्राकृतिक दबाव कम होने लगता है, तब एक खास तरह की विशाल मशीन का सहारा लिया जाता है। बाहर से देखने पर यह मशीन एक झूलते हुए लोहे के ढांचे जैसी दिखती है, लेकिन इसकी असली ताकत जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे तक काम करती है। ये मशीन धीरे धीरे धरती की गहराइयों से कच्चे तेल को ऊपर खींचती रहती है। जब तेल सतह तक पहुंच जाता है तो उसे पाइपलाइन और बड़े बड़े टैंकरों के जरिए रिफाइनरी तक भेजा जाता है, यानी उस जगह जहां कच्चे तेल को प्रोसेस करके उपयोगी ईंधन में बदला जाता है। और यहीं से कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। कई लोग ये मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसी गल्फ देश में होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हमारे अपने देश भारत में गुजरात के जामनगर में मौजूद है। इस विशाल और अद्भुत परिसर को रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। अगर इसे एक लाइन में समझें तो यहाँ हर दिन 1.2 मिलियन बैरल से भी ज्यादा कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। करीब 7,500 एकड़ में फैला ये इलाका इतना विशाल है कि यहाँ की अनगिनत पाइपलाइन, टैंक और ऊंची ऊंची संरचनाएं देखकर ऐसा लगता है मानो किसी इंडस्ट्रियल शहर ने यहाँ आकार ले लिया हो। यहीं से तैयार होने वाले पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और डामर जैसे उत्पाद 100 से भी ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं, जो इस रिफाइनरी को वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद हमें अलग अलग पेट्रोलियम उत्पाद कैसे मिलते हैं? इस रूप में ये सीधे उपयोग के लायक नहीं होता, काले रंग का और तीखी गंध वाला होता है। जमीन से निकला कच्चा तेल गाढ़ा, रिफाइनिंग की प्रक्रिया में इस तेल के अलग अलग घटकों को सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे उपयोगी ईंधन तैयार होते हैं, जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ बन चुके हैं। इन्हीं की उच्च कीमत और महत्व की वजह से कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता है। दरअसल कच्चे तेल के अंदर अलग अलग आकार और वजन के हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। इन्हें अलग करना जरूरी होता है और इसी प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या विभाज्य आसवन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे तेल को एक ऊंचे स्तंभ जैसे टैंक में डाला जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। जब इस तेल को लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके विभिन्न घटक अलग अलग तापमान पर भाप में बदलकर ऊपर उठने लगते हैं और कॉलम के अलग अलग स्तरों पर जाकर जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे ये भाप ऊपर की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है और ये अलग अलग ऊंचाइयों पर ठंडी होकर फिर से तरल रूप में बदलकर जमा हो जाती है। यही वो पल होता है जब साधारण सा दिखने वाला काला गाढ़ा तरल एक एक करके हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ईंधनों में बदलने लगता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नमक मिला हुआ पानी है। पहली नजर में यह समझना मुश्किल होता है कि नमक और पानी को अलग कैसे किया जाए, लेकिन जैसे ही इस पानी को गर्म किया जाता है, पूरी स्थिति बदल जाती है। पानी का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नमक का इससे कहीं अधिक। इसलिए सबसे पहले पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, जबकि नमक नीचे ही रह जाता है। जब ये भाप किसी ठंडी सतह से टकराती है तो ये छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदलकर अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाती है। नतीजतन एक तरफ नमक रह जाता है और दूसरी तरफ हमें शुद्ध पानी मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी भाप को ठंडा करके फिर से तरल में बदलना। ठीक इसी सिद्धांत पर
कच्चे तेल को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। भारी तत्व नीचे के स्तर पर जमा होते हैं, जबकि हल्के तत्व ऊपर के स्तर पर, और यहीं से तैयार होते हैं वे ईंधन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं। हमारी गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज की ताकत बनकर इस टावर का सफर ऊपर से शुरू होता है। सबसे ऊपरी स्तर पर जमा होता है एलपीजी, वही गैस जिसे हम अपने घरों में रोज खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ठीक नीचे पेट्रोल इकट्ठा होता है जो हमारी कारों और बाइकों को चलाने की ताकत देता है। अगले स्तर पर नेफ्था मिलता है जो प्लास्टिक, केमिकल्स और दवाइयां बनाने के लिए एक अहम कच्चा माल है। इसके नीचे केरोसिन और एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल मौजूद होते हैं जो हवाई जहाजों और टरबाइन इंजनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उससे नीचे डीजल का स्तर आता है जो ट्रक, बस और ट्रेन जैसे भारी वाहनों की जान होता है, और इससे भी नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, एक गाढ़ा तेल जो इंजन के पुर्जों को घिसने से बचाकर उन्हें स्मूथ और टिकाऊ बनाता है। इसके बाद आता है फ्यूल ऑयल जिसे बड़े बड़े कारखानों और जहाजों में जलाया जाता है। सबसे निचले स्तर पर मिलता है असफाल्ट या डामर, वही काली परत जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिफाइनिंग के दौरान सल्फर और हाइड्रोजन जैसे कई पार्श्व उत्पाद भी निकलते हैं जिनका अलग अलग उद्योगों में उपयोग किया जाता है। और हाँ, जो पेट्रोलियम जेली आप स्किन केयर या लैंप में देखते हैं वो भी इसी कच्चे तेल से बनती है। अगर एक बैरल यानी लगभग 159 लीटर कच्चे तेल को रिफाइन किया जाए तो उससे कई तरह के उत्पाद निकलते हैं। अनुमान के अनुसार करीब 72 लीटर पेट्रोल, 34 लीटर डीजल और लगभग 14 लीटर केरोसिन प्राप्त होता है। बाकी हिस्सा लुब्रिकेंट, डामर, प्लास्टिक और कई तरह के केमिकल्स में बदल जाता है। अब जब पेट्रोल तैयार हो जाता है तो इसे लंबी भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है। वहां से इसे बड़े टैंकरों में भरकर देश भर के अलग अलग पेट्रोल पंपों तक भेजा जाता है। लेकिन टैंकरों में पेट्रोल भरना उतना आसान नहीं होता जितना आपके वाहन में होता है, क्योंकि यहाँ अगर एक छोटी सी चिंगारी भी पैदा हो जाए तो पल भर में भयानक विस्फोट हो सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए हर पेट्रोल टैंकर को सबसे पहले ग्राउंडिंग केबल से जोड़ा जाता है, जिससे उसमें जमा स्थैतिक बिजली पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद विशेष सेंसर और पाइप्स की मदद से पेट्रोल के वाष्पों को वापस इकट्ठा किया जाता है ताकि वे हवा में मिलकर किसी भी तरह का खतरा पैदा न कर सकें। इन सभी सुरक्षा उपायों के पूरा होने के बाद ही रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल सुरक्षित रूप से देश के अलग अलग पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सफर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो एक लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।